हे एवरीवन, वेलकम टू सनेक्स क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की ज्योग्राफी मतलब भूगोल के बारे में। अभी तक हमने 6 चैप्टर मतलब 8 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं। आज का हमारा 7th पार्ट है, ठीक है, 7th चैप्टर है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में, बस्तियों के बारे में, परिवहन के बारे में और संचार के बारे में। मानव जो है वो किस तरीके से बस्तियां बनाता है या फिर बस्तियां क्या होती हैं, परिवहन क्या होता है, एंड संचार में किस तरीके से मानव ने ग्रोथ की है, संचार कितने प्रकार का होता है, संचार में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इन सब बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे जैसे आप आगे को वीडियो को देखेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, ठीक है। प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। प्रारंभिक मानव कैसा था? भोजन, वस्त्र और आवास के लिए पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था, ठीक है। कि पहले के लोग जो थे वो मतलब कई सालों पहले के लोग जो थे वो तब खेती करना नहीं आता था, तो वो क्या करते थे? शिकार करते थे जानवरों का और उनको खाते थे। आग का भी आविष्कार नहीं हुआ था, पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था, परिवहन के लिए ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी। तो पूरी तरीके से मानव किस पर निर्भर था? प्रकृति पर निर्भर था। लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थ का उत्पादन किया। समय के साथ क्या हुआ? खाद्य पदार्थ का उत्पादन हुआ, खेती का विकास हुआ, मानव ने भोजन को मतलब जो बीज थे उनको उगाया, उनसे भोजन पैदा किया, ठीक है। घर बनाए, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया, ठीक है। इस प्रकार अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। कई सारी चीज़ें प्रारंभिक मानव ने की। जैसे टाइम बीतता गया, जैसे उसने घर बनाए, अपना एक रहने का स्थान बनाया, खाने के लिए फसलें उगाई, चलने के लिए मतलब ट्रैवल करने के लिए परिवहन का आविष्कार किया। तो ये सारी चीज़ें की मानव ने। अब बात करते हैं बस्तियाँ। बस्तियाँ क्या होता है? वे स्थान जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं उनको कहते हैं बस्तियाँ। जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं उसको बस्तियाँ कहा जाता है। मतलब एक जगह पे अगर 10-15 घर हैं तो हम कहेंगे ये एक बस्ती है। अब वो बस्तियाँ कहीं भी हो सकते हैं, समतल जगह पर भी हो सकती हैं, पहाड़ों पर भी हो सकती हैं, ठीक है, उनको बस्तियाँ कहते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्ष एवं गुफाओं में निवास करते थे। पहले के मनुष्य क्या करते थे? वृक्षों और गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया, क्योंकि फसल क्या है? फसल को एक टाइम चाहिए होता है, 6 महीने चाहिए या 5 महीने चाहिए हमें, उतने में फसल उग पाएगी और आप पूरी तरीके से उससे अनाज ले पाएंगे। तो इसलिए फसलें उगाना शुरू किया मानव ने। तो वहाँ पर मानव को स्थायी रहने की आवश्यकता पड़ी कि हम स्थायी रहें, ठीक है। बस्तियों का विकास कहाँ पर हुआ? नदियों के किनारे हुआ। कहाँ पर हुआ? नदियों के किनारे हुआ, जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उनको जल उपलब्ध हो सके और भूमि कैसी हो? उपजाऊ हो। तो नदियों के किनारे की भूमि कैसी होती है? उपजाऊ होती है, जहाँ पर फसलें बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। व्यापार हो सके, वाणिज्य हो सके, विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गईं। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी। नदी घाटी जो थी, जो नदियां थी, उनके किनारे क्या हुआ? धीरे धीरे लोग रहने लगे और वहाँ पर बस्तियां बढ़ती गई, है ना। सभ्यता का विकास होता गया, जैसे सिंधु, टिग्रिस, नील और ह्वांग नदियों के किनारे विकसित हुआ। तो ये सारी चीज़ें किसके? नदियों के किनारे होती गई। अब बस्तियाँ दो प्रकार की होती है। ये क्या है? ये देखिए, ये मानव बस्ती है। मानव बस्ती में क्या क्या चीज़ें हैं? मानव के लिए घर है, मानव के लिए खेती है जहाँ पर वो अन्न को उगाएगा अपने खाने के लिए, मानव के लिए पेड़ पौधे हैं जिससे हमें कई प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, औषधि प्राप्त होती हैं और गैसें प्राप्त होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। बस्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक स्थायी होती है, एक अस्थायी होती हैं। स्थायी बस्तियाँ कौन सी होती हैं? जो कई साल से लोग एक ही जगह रह रहे होते हैं, एक ही बस्ती में रह रहे होते हैं, वो स्थायी होती हैं। अस्थायी कौन सी होती हैं? कभी लोग एक जगह पे एक साल रह लिए, फिर दूसरी साल दूसरी जगह पे चले गए, तीसरी साल तीसरी जगह पे चले गए, या फिर एक महीने एक जगह रह लिए, दूसरे महीने दूसरी जगह पे रहने लगे, तीसरे महीने तीसरी जगह पे रहने लगे। तो ये क्या? अस्थायी बस्तियाँ हो गई, ठीक है।
बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उनको अस्थायी कहते हैं, जो कम समय के लिए बनाई जाती हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान एवं पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? घने जंगलों के और गर्म और ठंडे रेगिस्तान या फिर पर्वत वाले जो निवासी होते हैं वो अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे अखेट संग्रहण और स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। कौन कौन सी कृषि करते हैं? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, स्थानांतरित कृषि। ठीक है। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्ती हैं। ठीक है। तो आजकल जो की अगर हम बात करते हैं, अभी प्रेजेंट की बात करते हैं, तो ज़्यादातर मैक्सिमम जो बस्तियां हैं वो कैसी हैं? स्थायी हैं। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए क्या करते हैं? घर बनाते हैं। घर होगा तभी तो लोग रहेंगे उसमें। ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए कई प्रकार की बस्तियां होती हैं, जैसे सघन बस्ती। सघन बस्ती जहाँ पे घर पास पास में होते हैं, हर घर पास पास में होता है, सघन कहलाता है। ठीक है। वहीं पे प्रकीर्ण बस्ती कैसी होती है? जहाँ पे घर दूर दूर, एक घर यहाँ पे है, एक घर यहाँ पे है, कुछ घर यहाँ पे हैं, कुछ घर यहाँ पे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रकीर्ण बस्ती कहेंगे। ठीक है ना। प्रकीर्ण बस्ती में लोगों के घर दूर दूर और व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः कहाँ पे होती हैं? प्रकीर्ण बस्तियां पहाड़ियों पर होती हैं। पहाड़ों पर होती हैं, घने जंगल और अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। गांव में लोग जो होते हैं वो अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाई जाती है। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का क्या होता है? जमाव हो जाता है। ठीक है। तो देखिए अलग अलग जलवायु के अकॉर्डिंग ही लोग घर बनाते हैं। जैसे कहीं पे बर्फ़बारी ज़्यादा होती है तो उस हिसाब का घर बनाया जाता है कि छत पे बर्फ़ ना जमा हो सके। कहीं पे वर्षा ज़्यादा होती है तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से घर बनाई जाती है, इस तरीके से छत बनाई जाती है कि वहाँ पे पानी जमा ना हो सके। वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा सिलटल्ट पर घर बनाए जाते हैं। तो ये सिलटल्ट पर घर हैं, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये डंडे लगे हुए हैं और उसके ऊपर इस तरीके से घर बनाए हुए हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गर्म जलवायु जहाँ की होती है, वहाँ पर मोटी मिट्टी वाले घर बनाए जाते हैं, जिनकी छतें किसकी? फूस की बनाई जाती है। फूस मतलब घास फूस, लकड़ियाँ इनकी बनाई जाती है। ठीक है, बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। बेसिकली चिकनी मिट्टी का उपयोग, बांस का उपयोग, लकड़ियों का उपयोग इन घरों बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियों में होते हैं। जो नगरीय बस्तियां होती हैं, जो सिटी होती हैं, वहाँ पे घर छोटे छोटे होते हैं, जबकि जो गांव वाला इलाका होता है वहाँ पे घर कैसे होते हैं? बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। ठीक है। जो नगर में लोग रहते हैं वो कैसे होते हैं? व्यापार के लिए जाते हैं या फिर सेवाओं के लिए जाते हैं। अलग अलग तरीके के घर होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इग्लू, इसको क्या कहते हैं? इग्लू। जो लोग बर्फ़ में रहते हैं ना, वो किस में रहते हैं? इग्लू में रहते हैं। ठीक है। जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर इग्लू बना करके लोग रहते हैं। अब बात आती है परिवहन की। परिवहन का मतलब है आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी वाहन की आवश्यकता होती है, तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है परिवहन। ठीक है। परिवहन लोग एवं सामान के आवागमन के साधन है। परिवहन क्या है? लोगों को ले जाने, आवागमन मतलब ले जाने और लेकर आने, या फिर सामान को ले जाने या फिर लेकर आने का एक साधन है। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। पहले क्या होता था? पहले बाइक नहीं होती थी, गाड़ियाँ नहीं होती थी, साइकिलें नहीं होती थी, तो लोग पैदल जाया करते थे, बैलगाड़ी से जाया करते थे, और उससे भी पहले तो पैदल ही जाया करते थे। तब पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था, तो बैलगाड़ी भी नहीं थी। उस टाइम पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए किसका प्रयोग करते थे? पशुओं का प्रयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। पहिए की खोज हुई तो परिवहन आसान हो गया, गाड़ियाँ तैयार होने लगी। ठीक है। समय के साथ परिवहन के भिन्न साधनों का विकास होता रह गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। तो आज भी कहीं कहीं पर पशुओं का उपयोग किया जाता है। कई प्रकार के परिवहन होते हैं, सड़क परिवहन होता है, वायु परिवहन होता है, जल परिवहन होता है, तो उन सब के बारे में हम
बात करेंगे। हमारे देश में सामान्यतः जो जानवर यूज़ किए जाते हैं परिवहन के लिए वो होते गधे, खच्चर, बैल, ऊँट का प्रयोग किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग करते हैं। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग इस तरीके से बोझा ढोने के लिए किया जाता है। तिब्बत में याक का प्रयोग किया जाता है। प्रारंभ में अन्य देशों में व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। पहले अगर कोई विदेशी भारत आता था तो उसको अनेक महीने लग जाते थे भारत तक पहुंचने में। वे समुद्री मार्ग से या स्थलीय मार्ग से आते थे। वे या तो समुद्र के रास्ते आते थे या फिर सड़कों से आते थे। हवाई यात्रा में परिवहन को द्रुत बना दिया, मतलब जो हवाई यात्रा थी उसने परिवहन को और अच्छा बना दिया। जिस जगह पे आप ट्रेन से 4 घंटे में पहुंचेंगे उस जगह आप जो हेलीकॉप्टर है, जो हवाई जहाज है, वहाँ से 30 मिनट में या फिर 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे आप। ठीक है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। ओके। परिवहन के मुख्य 4 साधन होते हैं। कितने साधन होते हैं? 4 साधन। सड़क मार्ग होता है, रेल मार्ग होता है, जल मार्ग होता है और वायु मार्ग होता है। सड़क मार्ग मतलब आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? सड़क से जाते हैं या फिर रेल से जाते हैं या फिर जल मार्ग से जाते हैं, नाव से जाते हैं, या फिर आजकल जो शिप चलते हैं, ठीक है, वाटर शिप जो होते हैं उससे जाते हैं, या फिर वायु मार्ग मतलब हेलीकॉप्टर से जाते हैं। ठीक है। तो सड़क मार्ग की अगर हम बात करें, यहाँ पर सड़क मार्ग के बारे में क्या बताया गया है, तो कम दूरी यातायात के सबसे अच्छे उपयोग के लिए किए जाने वाले मार्ग जो हैं वो सड़क मार्ग है। कम दूरी, जैसे आपको 10 किलोमीटर जाना है या 50 किलोमीटर जाना है या फिर 20 किलोमीटर जाना है तो कम दूरी तय करने के लिए हम सड़क मार्ग का यूज़ करते हैं। सड़कें कैसी हो सकती हैं? पक्की भी होती हैं और कच्ची भी हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों, ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनाई हुई हैं। तो जब आप देखेंगे पर्वतों पर भी सड़कें निर्माण किया हुआ है सड़कों का। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क राजमार्गों में से एक है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह नाम का एक राजमार्ग है जो कि सड़क राजमार्ग का सबसे ऊंचा सड़क राजमार्ग है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत राजमार्ग या फिर सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर होता है उत्कृष्ट संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। फ्लाईओवर कहाँ बनाए जाते हैं? एक संरचना बनाई जाती है, उसके ऊपर जो राजमार्ग बनाया जाता है उसको फ्लाई ओवर कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारी पक्की सड़क है। ठीक है। ये पक्की सड़क है और ये कच्ची सड़क है। ठीक है। ये पक्की सड़क है और ये कच्ची सड़क है। इस तरीके से ये देखिए, पक्की सड़क है और ये कच्ची सड़क है। अब बात करते हैं रेल मार्ग की। किसकी बात करते हैं? रेल मार्ग की। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। ठीक है। अब रेल मार्ग जो अगर आपको ज़्यादा दूरी तय करनी है, जैसे 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, इस तरीके से, तो हम किससे जाते हैं? रेल से जाते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, कोयले को ले जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो रेल मार्ग का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है जो सड़क मार्ग है उससे ज़्यादा सस्ता पड़ता है। ठीक है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन को तीव्र विकास में सहायता की। किसने सहायता की? वाष्प के इंजन में। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प इंजन का स्थान ले लिया। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई। जब से सुपरफास्ट रेलगाड़ियाँ आई तब से परिवहन और ज़्यादा तीव्र हो गया। मैदानी भागों में रेलमार्ग का जाल व्यापक रूप से फैला। उन्नति प्रौद्योगिकी कौशल में दुर्गम पहाड़ियों क्षेत्रों में रेलगाड़ बनाना क्या हो गया? संभव हो गया। जहाँ पर रेल मार्ग नहीं बन सकते थे, टेक्नोलॉजी के आने पर वहाँ पर भी रेल मार्ग बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या कैसी है? काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। तो एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कहाँ का है? तो वो है भारत का। कहाँ का है? वो है भारत का। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं जल मार्ग की। ठीक है। तो जब आप जल के थ्रू ट्रैवल करते हैं, चाहे आप नाव से जाएं या फिर आप शिप से जाएं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जल मार्ग। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था।
अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे अच्छा साधन है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी है, 4000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, इस तरीके से, तो आप किससे जाएंगे? जलमार्ग से जाएंगे। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग होता है और कैसा होता है? समुद्री जलमार्ग होता है। नाव्य नदियाँ झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए किया जाता है। किसका? नदियों और झीलों का। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक और अफ्रीका में नील नदी, ये किसके लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए किया जाता है। समुद्री और महासागरीय जो जलमार्ग हैं उनका उपयोग किसके लिए? व्यापार के लिए ज़्यादातर किया जाता है। ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन जैसे कि एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजलिस, दक्षिण अमेरिका में रियो एंडियो जेनियो एवं अफ्रीका में डरबन एवं कैपटाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं, इंपॉर्टेंट पतन के बारे में बताया गया। अब बात आती है वायु मार्ग की। ठीक है, तो जहाँ पे हम हेलीकॉप्टर देखते हैं, बचपन में क्या करते थे, जब भी कोई हेलीकॉप्टर निकलता था तो हम बाहर आ जाते थे उसको देखने के लिए। ठीक है, तो 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तेज चलने वाला मार्ग कौन सा है? वो वायु मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। यहाँ पे ईंधन की खपत ज़्यादा होती है और वो ईंधन बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरा या तूफान में कुप्रभावित हो जाता है। वायु यातायात जो है, कोहरा हो, बारिश हो रही हो, तो इस टाइम पे वायु यातायात जो है वो रुक जाता है। ठीक है, यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दृढ़ स्थानों तक पहुंच सकता है। यह एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर न तो आप रेल मार्ग से पहुंच सकते हैं, ना आप सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं, ना आप जल मार्ग से पहुंच सकते हैं। ऐसी जगह पर आप वायु मार्ग से भी पहुंच सकते हैं। ऐसी जगह पे किससे पहुंच सकते हैं? वायु मार्ग से आप पहुंचा जा सकता है। ठीक है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं होते हैं, हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने, उनको भोजन, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। ठीक है, ये जो है वायु मार्ग बहुत ही उपयोगी साधन है, जहाँ पर आप रेल से नहीं पहुँच सकते, जहाँ पे आप जल मार्ग से नहीं पहुँच सकते, जहाँ पे आप सड़क मार्ग से नहीं पहुँच सकते, वहाँ पर आप वायु मार्ग से पहुँच सकते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन जैसे कि हवाई अड्डे कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे दिल्ली का हवाई अड्डा, मुंबई का, न्यूयॉर्क का, लंदन का, पेरिस और फ्रैंकफर्ट एंड काहिरा हवाई अड्डा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या? ये था हमारा वायु मार्ग। अब हम बात करते हैं संचार के बारे में। ठीक है, तो संचार के बारे में आप बेसिक चीज़ ये समझिए, जैसे कि अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे, तो ये क्या हुआ? हम दोनों के बीच में ये क्या हुआ? संचार हुआ। ये हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ। जैसे आप किसी को कॉल करते हैं, वो सामने वाला कॉल उठा करके आपको हेलो बोलता है, तो ये भी क्या हुआ? ये भी संचार हुआ। घर बैठे बैठे आप एक दूसरे से बात कर पाते हैं। किसकी सहायता से? टेक्नोलॉजी की सहायता से। संचार दूसरे के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। क्या है? संचार दूसरे तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। ठीक है, आप क्या करते हैं? सूचना ही तो पहुंचाते हैं किसी को कॉल करके। ठीक है, वीडियो कॉल करें, ऑडियो कॉल करें, जैसे भी करें, एक जगह से सूचना दूसरी जगह जाती है। तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजी के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। संचार के क्षेत्र में विकास से भिन्न सूचना क्रांति आई। मतलब संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में कई प्रकार की क्रांति आई। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे हम पढ़ने के लिए, यहाँ पे या फिर हम पढ़ाने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं? संचार का ही उपयोग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। जैसे समाचार पत्र पढ़ते हैं, रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम जनसंपर्क माध्यम भी कहते हैं।
सैटेलाइट से संचार तीव्रता आई, मतलब सैटेलाइट से संचार में क्या आई, तीव्रता आई, संचार जो है वो और ज़्यादा तीव्र हो गया और ज़्यादा तेज हो गया। किसकी वजह से, सैटेलाइट की वजह से। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट क्या करती है, सहायता करती है। तो कोई भी आपदा आती है तो उससे पहले हमें सैटेलाइट क्या है, एक संचार का माध्यम है जो कि हमारी मदद करती है कि ऐसी आपदा आने वाली है, ये हमें बताती है। ठीक है, अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल हम भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजते हैं, ऑफलाइन मैसेज भेजते हैं, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी चीज़ें सभी लोग चलाते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं। आज सेलुलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोन संचार अत्यधिक लोकप्रिय है। बेतार, बेतार का मतलब होता है वायरलेस। ठीक है, यहाँ पर दो लोगों से बात करने के लिए इसके बीच में कोई भी तार का उपयोग नहीं किया गया है। जब तार का उपयोग नहीं किया गया उसके बाद भी संचार हो रहा है तो उसको हम कहते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, बेतार संचार। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अब तो इससे हमारा जीवन अधिक सुगमय भी बन गया है। ठीक है, सुगमय तो बन ही गया है, टेक्नोलॉजी जब से आ गई है, संचार में जब से तीव्रता आई है तो हमारा जीवन सुगमय बन गया है। हमें किसी इंसान को कॉल करके हम तुरंत ही बुला सकते हैं, चाहे वो हमसे कितनी भी दूर क्यों ना हो। बट पहले जब संचार नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमें क्या करना पड़ता था, किसी को बुलाने के लिए उसके पास जाना पड़ता था, किसी जानकारी को देने के लिए तो सामने वाले के पास जाना पड़ता था। आजकल हम क्या करते हैं, एक कॉल करते हैं और अपनी जानकारी दे देते हैं। ठीक है, अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज और सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट का आरक्षित करवा सकते हैं। तो घर पे बैठे बैठे हम फॉर्म को ऑनलाइन कर देते हैं, टिकट को ऑनलाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर देते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संबंध संभव होने के कारण आज हम एक वृद्ध समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या, बहुत ही आसानी से जीवन जीना सिखाती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा यहीं तक चैप्टर था और आगे नहीं है। आई होप आपको सारी चीज़ें आज के में क्लियर हो गई होंगी। आज हमारा जो चैप्टर था उसके बारे में हमने संचार और कई प्रकार के यातायात साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त की। कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।